नमस्कार, जस जिंदगी विद प्रिंस में मैं हूं प्रिंस और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं होशंगाबाद ज़िले के एक कस्बे खापरखेड़ा की शिवांगी पुरोहित से। अब शिवांगी पुरोहित के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि शिवांगी ने 5 किताबें अब तक लिख चुकी हैं, बीए फाइनल में हैं और ख़ास तौर से वो 20 साल की हैं। इतनी कम उम्र में 5 किताबें लिख देना कोई छोटी बात नहीं होती। आज मैं शिवांगी के पास आया और उनसे आपको मिलवाना चाहूँगा और आप भी जानेंगे उनके बारे में, उनकी किताबों के बारे में कि किस तरह शिवांगी का ये सफ़र रहा। शिवांगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जस जिंदगी विद प्रिंस में। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं कि 5 किताबें आपने लिख चुकी हैं और अभी लेटेस्ट एक किताब आपकी आई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पीछे चलते हैं, जब शुरुआत हुई आपके जीवन में लिखने की और बचपन के उस माहौल की, घर के माहौल की। तो सबसे पहले शुरुआती दिनों की मैं बात करता हूँ। किस उम्र में आपने लिखने का सोचा और किस तरह से लिखने का विचार मन में आया? 12th पास आउट हुआ था, तब से मैं ब्लॉग लिखना स्टार्ट की थी। मतलब सोचा नहीं था कि कभी बुक वगैरह लिखूंगी, तो बस लिखने का थोड़ा शौक़ था। मेरे एक टीचर थे, उनने मेरे मन में थोड़ा जर्नलिज़्म का थॉट डाल दिया था, तो फिर बहुत इच्छा थी। बट फिर क्या, थोड़ा फैमिली के कारण, सिचुएशंस के कारण मैं बाहर नहीं जा सकी और जिस कस्बे में हम रहते हैं वहाँ जर्नलिज़्म की पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने बीए स्टार्ट किया और फिर क्या था, 10th क्लास से ही मैं ना उपन्यास पढ़ना बहुत लत टाइप में लग गई थी, और वो भी पुराने उपन्यास, लगभग 70-80 के दशक के टाइम के, तो वो पढ़ा करती थी। और उस टाइम पे ना, जैसे मैं ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, तो मैं यदि बुक रखे हूँ तो भाई सारे लोग मोबाइल चला रहे हैं, तो देख के लगता है यार बुक पढ़ लो इससे अच्छा। तो और कुछ लोग मजाक भी बनाते कि भाई ट्रेन में कौन बुक लेके आता है। तो ठीक है, फिर सोचा थोड़े आगे, जब मैं बीए में एडमिशन वगैरह लिया तो फिर थोड़ा सोचा कि मुझे भी करना चाहिए। कुछ कुछ थॉट्स आते थे, जैसे कि मैं पढ़ती थी महिलाओं के बारे में कि उस टाइम पे कैसे वो रहती थी, कैसे संघर्ष वगैरह करती थी, और उस टाइम पे उनकी ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज हम भले ही लड़कियों के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, बट पहले तो अभी जो है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा कठिनाइयाँ, कहीं ज़्यादा संघर्ष थे। तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि यार इस पे लिखना चाहिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, तो लगभग 4-5 महीने। उपन्यास आप पढ़ते थे वो 60 से 70 के दशक के उपन्यास थे। खास तौर से उस वक्त जिन राइटर्स ने उन उपन्यास को लिखा होगा, उनके नाम भी लोगों को आज पता नहीं होंगे। तो आपके मन में उन लोगों को या उनकी लेखनी को देखकर जो विचार आया कि उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाएं क्या सोचती थी, क्या एटमॉस्फेयर था पूरे समाज में उनको लेकर, कैसे दिमाग में सारी चीज़ें उस वक्त जनरेट हुई कि नहीं वाकई ये कुछ लिखने लायक चीज़ है? पहला तो पढ़ा, और दूसरा दादाजी दादी बुआ लोग, ये लोग बताते थे कि पहले टाइम में ऐसा होता था, इतनी बंदिशें होती थी। और कई, जैसे हम लोग अपनी नोट उसमें कोर्स की बुक्स में भी पढ़ते थे, कई सारी प्रथाओं के बारे में पढ़ते थे। तो 80 का दशक एक वो टाइम था जहाँ पे ये चीज़ें धीरे धीरे जा रही थी, आवाज़ें उठने लगी थी। तो सरस्वती उपन्यास, मैं तब 17 साल की थी, तो मैं अभी जितना मैंने सीख लिया है उतना तब नहीं सीखी थी कि लिखते कैसे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसको लिखा और वो सारी चीज़ें उसमें डाली जो मैंने पढ़ी हुई थी। बिल्कुल, यानी कि उस समय का जो चिंतन मनन था महिलाओं को लेकर, वो पूरा आपके जो बुक है उसमें हमें देखने को मिलता है। और बिल्कुल बहुत सही तरीके से आपने उसको अपने जो शब्दों में है ढाला है। उसके बाद जो धीरे धीरे सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की जब लिखती है तो बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते कि हाँ ठीक है कुछ लिखा होगा उसने। तो सबसे पहले तो लोगों तक उस बात को पहुंचाने की था कि उसको पहुंचाए कैसे। तो फिर आपके मन में क्या रहा कि क्या बुक फॉर्म में इसको आना चाहिए या आप लोगों के पास जा जाकर चर्चा करें इस विषय पर? पहले क्या था कि पब्लिकेशन के बारे में नहीं पता था कि ऐसे पब्लिकेशंस खुले हुए हैं और किताबें ऐसे छप भी जाती हैं। फिर एक पास के किसी साहित्यकार से पापा की बात हुई, तो उन्होंने फिर एक प्रकाशन से परिचय कराया, नई दिल्ली का पब्लिकेशन था वो। तो फिर तब पता चला कि भाई प्रिंटिंग के पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो अपने हिसाब से जितनी कॉपीज़ हम कहते हैं उतनी वो छापते हैं, कुछ हमको देते हैं, कुछ खुद रखते हैं। और जो कुछ वो रखते हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से सेल करते हैं। तो ऑनलाइन अमेज़ॉन पे किताबें बिकती हैं, ये मुझे तब पता चला। मैंने कहा ठीक है। तो वो फर्स्ट जो थी वो सरस्वती हार्ड बाउंड उन्होंने छापी थी और काफ़ी पैसे भी लिए थे, लेकिन कितनी किताबें बिकी, कितना उन्होंने
बेचा, मतलब उन्होंने कुछ हमको रिकॉर्ड बताया नहीं, और दूसरा बिकी तो उस पर रॉयल्टी, जो मैंने बहुत सुना हुआ था कि रॉयल्टी मिलती है रॉयल्टी मिलती है, कुछ नहीं मिला था उसमें। तो फिर थोड़ी सी एक खिन्नता मन में आ गई थी यार कि थोड़ा कहीं, और बुक की प्राइस बहुत ज़्यादा रख दी थी, 250 रुपये एक बुक, वो भी पहली किताब, और वो भी एज, मैं 17 साल की एज में लिखी थी। अब बड़े बड़े राइटर्स भी रहते हैं तो सेलिंग प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि कोई पढ़ेगा किस हिसाब से पढ़ेगा, तो उस हिसाब से सेलिंग प्राइस रखा जाए। तो उन्होंने बहुत मनमानी टाइप में की थी। तो फर्स्ट वाली जो बुक थी ना, तो वो ऐसे ही कम पाठक मिले थे उस टाइम मुझे, तो थोड़ी सी मुझे ये था कि अब ये लाइन पकड़ी है तो इसमें आगे जाना ही है। मतलब घर के लोगों ने भी सपोर्ट किया आपको कि दादाजी, क्योंकि वो भी टीचर थे, फादर वो भी टीचर हैं, दादी माँ पूरा आपका लालन पोषण करती हैं, पालन पोषण करती हैं, तो उन्हों का भी सपोर्ट, भाई हैं, परिवार के सारे लोग हैं, तो कितना सपोर्ट, क्या एक्सपेक्टेशन थी और कितना उसमें आपको सफलता मिली? जैसे मैंने फर्स्ट उपन्यास में लिख रही थी तो लिखते लिखते छोड़ दिया, अरे मैं नहीं लिख रही यार, तो बोलती अरे तो इतना अच्छा काम पकड़ा है और तुमने सोच लिया है तो फिर करो उसको। दादी ने बोला ऐसा, बीच बीच में मुझे धक्के मारती गई कि करना है, तो फिर वो कर ही लिया था। पापा ने फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है। यानी कि आप सोचो कि सेकंड वाली जो मेरी बुक थी आरक्षण, उसमें 70,000 रुपये लगाए थे हमने, और 1200 कॉपीज़, पतली पतली कॉपीज़ थी वो किताब, मोटी किताब नहीं थी, फिर भी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा था। और बदले में हमारे पास लौट के रॉयल्टी में या फिर सेलिंग जितनी हुई उसकी लगभग, तो फिर कुछ वापस नहीं आया उसमें, तो फिर भी उन्होंने मुझे फाइनेंशियली और ऐसे भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। जी बिल्कुल, यानी कि पापा का सपोर्ट फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहा और मोरली दादाजी का सपोर्ट। कभी ऐसा लगता है शिवांगी, ये सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा करीब बच्चे होते हैं, माँ के करीब होते हैं, कम उम्र में ही माँ को आपने खो दिया, तो कभी उनकी कमी महसूस होती है? और कहीं आपकी जो लेखनी है उसमें कहीं माँ की याद या माँ से जुड़ी कोई ऐसी बात होती है? कविताएं लिखी हैं मैंने, माँ पे लिखी हैं, दादी पे लिखी हैं, पापा पे लिखी। हमारे पास एक तोता था, 5 दिन पहले उड़ गया वो, उसके ऊपर भी लिखी है। मतलब कि जो हम देखते सुनते हैं, जिनसे हमें आत्मीयता होती है, जिनसे हमें स्नेह होता है, वो लिखी है। और रही बात माँ की कमी की, तो दादी ने कभी खलने नहीं दी है हमेशा। यानी कि बचपन से मैंने दादी का चेहरा ही देखा है। तो और ऐसा भी था, दादी मुझे बताती थी कि जब तक मम्मी जीवित थी तो वो ऊपर सोती थी, तो मैं ऊपर से उतर के नीचे दादी के पास आ जाती थी। तो अटैचमेंट मेरा उनसे बचपन से ही है, दादी से। यानी कि दादी जी ही एक तरह से आपकी मम्मी की भूमिका में है और वो हमेशा आपको उसी तरह से आगे बढ़ाती हैं, उसी तरह से सारा ख्याल रखती हैं। बहुत बड़ी बात लिखने का जो सफ़र है आपका, जो शुरू हो गया, फर्स्ट किताब, सेकंड, फिर आई है, फिर थर्ड, फोर्थ किताब की अगर हम बात करते हैं, तो निरंतर जब आपके मन में आइडियाज़ आने लगे कि अब मुझे लिखना चाहिए, इन विषयों पर लिखना चाहिए, तो फिर कैसे आप आगे बढ़े सेकंड किताब से थर्ड फिर फोर्थ? सेकंड किताब जो थी वो आरक्षण पे लिखी थी मैंने, थोड़ा गर्म मुद्दा था, तो काफ़ी कुछ अध्ययन भी किया उसके लिए। फिर उसकी सेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो फिर मैंने उसको इंडिया पोस्ट से खुद सेल किया, लगभग 700 करीब किताब मैंने खुद सेल की थी। फिर उसके बाद उसका जो विमोचन कार्यक्रम था वो भोपाल में हुआ था, समन्वय भवन से। उसको लेके बहुत प्लानिंग्स थी, थोड़ा था कि भाई बड़े शहर में जाके बड़ा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन वो रहता है ना कि कई दुकानें खुली हैं वहाँ पे, संगठन, हमारा समाज, ऐसा वैसा, तो वो लोग थे कुछ साथ देने वाले। लेकिन फिर क्या, एक टाइम पे आके जब कार्यक्रम आया तो फिर पता चला कि वो तो अपनी रोटियां सेक रहे थे, उनका कुछ था नहीं ऑडियंस इकट्ठा करने का, कम लोग आए, कम किताबें गई वहाँ से, कुछ दंगे फसाद भी हुए, यानी कुछ लड़ाई झगड़े हुए लोगों से, अपने लोगों से, रिलेटिव्स से। तो थोड़ा सा मन खिन्न हो गया था कि यदि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर नहीं करना चाहिए, एक भाव ये मन में आ गया था। फिर क्या, अगस्त की बात थी ये, फिर दिसंबर आते आते, हाँ दिसंबर नवंबर में मुझे एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। तो वो बोलती है कि उसके पास कोई कहानी है, उसकी शादी हो गई है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसका कुछ सफ़र था। तो थोड़ा मन में ये आया कि काल्पनिक लिखने से बेहतर है किसी की ज़िंदगी को पन्नों पे उतारें। उसकी कहानी सुनी और फिर लिखी। तो कहानी लिखते लिखते पूरी हो गई, और कब पूरी हो गई पता नहीं चला, बहुत कम टाइम लगा, क्योंकि वो कहानी उसकी थी, उसने बताई हुई, कुछ अपने अपने दृष्टिकोण से कुछ चीज़ें ऐड की ताकि वो कहानी कहानी जैसी रहे। तो वो पूरी हुई, और उस कहानी ने, उस किताब ने, सांझी एक अधूरी कहानी, उसने मुझे बहुत कुछ दिया। उसका कवर लॉन्च किया था मैंने ग्वालियर में। ग्वालियर में एक कार्यक्रम था, हम फाउंडेशन ग्वालियर की एक बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उनका कार्यक्रम था यूथ फेस ऑफ इंडिया 2019,
तो वो 2-3 महीने से उसके ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे जो मैं पूरा कर रही थी, और घर से बाहर कभी निकली नहीं थी। तो मेरे पास सांझी का एक ज़रिया था वहाँ जाने का कि उसका कवर लॉन्च करना है। बाकी कार्यक्रम क्या है वो कुछ रूपरेखा ठीक से पता नहीं थी। वहाँ गई, ऑन स्टेज डिबेट हुआ। कुछ सात एक टॉप 7 में मैं थी, और टॉप 7 में जो 6 थे वो लड़के थे। मैं अकेली लड़की पूरे भारत से सिलेक्ट हुई थी, यानी हज़ारों को पीछे छोड़ के हम 7 वहाँ पहुँचे थे। तो ऑन स्टेज एक कंपटीशन हुआ, कुछ सवालात हुए, कुछ फिर हमने जवाब दिए। तो लोगों को मेरे जवाब, और जो जूरी मेंबर्स उनको मेरे जवाब पसंद आए। तो तब मैंने यूथ फेस्ट ऑफ इंडिया 2019 का खिताब जीता वहाँ। यहाँ भी काफ़ी मुझे मेरे कॉलेज में भी मुझे काफ़ी प्रशंसा मिली। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने फिर उसके बाद मेरे नाम का एक बैनर लगाया कॉलेज में, अच्छा बड़ा, पूरा मेरा परिचय, मेरे किताबों के बारे में सब। और फिर वहीं 8 मार्च को पिछले साल ये सांझी का वहाँ पे विमोचन हुआ। उसके बाद फिर कविताएं भी थोड़ी बहुत मेरी इकट्ठी हो गई थी। मैं कविताओं की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल और मेरे मन में आता है कि जो माहौल की बात आपने की कि लोग आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो ऐसे माहौल में काम करना बहुत दिक्कत वाला भी होता है कि कई बार आप अपना मन का बेहतर काम लोगों तक पहुंचाने में दुविधाएं हो रही है। तो आपको लगता है कि कुछ और रास्ते इसके अपनाने चाहिए जिससे कि ये ऐसे लोग दूर हो जाएं और मेरा काम सीधा लोगों तक पहुंचे? क्या रहता है ना कि ये फील्ड या हर फील्ड की बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे पहले आ गए हैं। तो अब कुछ लोगों का ऐसा है कि हम उनसे राय लें, परामर्श लें, उनके पद पे चलें। या फिर अब मेरी आदत है कि मैं स्पीच देती हूँ तो डायरेक्ट मुद्दे पे आती हूँ, आदरणीय को, सम्मानीय को बोल के। लेकिन फिर किसी की ज़्यादा प्रशंसा करने की आदत नहीं है, किसी का आभार व्यक्त करने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं है। अभी मैंने उतना कुछ सीखा नहीं है, तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है कि हमने बुलाया, हमें आभार व्यक्त नहीं किया। तो कुछ लोग इस वजह से, कुछ लोग दूर हो गए। और कुछ ऐसा रहता है कि ऑनलाइन सेलिंग पूरे इस कस्बे में बहुत कम लोगों की या 1-2 लोगों की होती होगी, किताबें ऑनलाइन सेल होती हैं जो मेरी होती हैं। और कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव होते हैं लोगों के कि इस एज में ऐसा कुछ कर रही हैं, तो उसको लेके कुछ दूरियां रहती हैं लोगों में। काफ़ी सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, कुछ के इनविटेशन आते हैं, कुछ के नहीं आते हैं, कहीं में जाना होता है, कहीं में नहीं होता है। तो इस वजह से कुछ दूरियां रहती हैं लोगों से। और दूसरी चीज़, अभी हाल एक वाक़या हुआ मेरे साथ। मेरी किताब मैं एक प्रोफेसर महोदया को भेजा करती थी मेरे, तो वो मैं उन्हें हमेशा भेंट में दिया करती थी। इस बार क्या हुआ कि मेरी किताबें आज तक मेरे पास अभी कुरियर से आई नहीं है। ऑनलाइन सबको एड्रेस डाल के भेज दिया करती हूँ, तो उन्हें भी भेज दी। फिर उनका मेरे पास मैसेज आया कि मुझे नहीं पता था कि तुम पेमेंट वाला कुरियर भेजोगी, अफसोस ज़िंदगी में कुछ सीखो। तो और उनने मुझे ब्लॉक कर दिया सिर्फ इसीलिए कि आपको आपके छोटे, किसी छोटे की किताब खरीद कर पढ़ना पड़ी, तो वो आपको आपकी फजीहत लगी। तो ये चीज़ बहुत बहुत बड़ी सीख दे गई कि पद भले ही ऊंचा हो, ओहदा ऊंचा हो, उम्र ऊंची हो, कई लोगों की मानसिकता नीची होती है जिसका कोई हल नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ होती है लोगों में। और वो तो कहते हैं ना कि कोई कुछ अच्छा कह रहा है तो 4 लोग में बातें करेंगे। तो यही चीज़ रहती है बस। सही बात आपने कही है कि लोगों की जो संकीर्ण मानसिकता है उसे हम बदल नहीं सकते, खुद को ही बदल लें और अपना रास्ता तय करके आगे बढ़ें, ये बड़ी बात है। कविताओं की आप बात कर रही थी, एक किताब कविताओं की भी आपकी आई है। क्या कविताओं में, चूंकि आप लिख रही थी कुछ अलग तरह से, महिलाओं को लेकर, तमाम जो घटना है उनको लेकर, फिर कविताओं की तरफ कैसे रुख हो गया? बस कई कई बार लंबा लंबा लिखने का मन नहीं होता, छोटा लिखने का मन होता है। तो और कविताएं ना हमेशा ऐसे लिखती हूँ कि बिल्कुल रिदम में लिखती हूँ। कई कविताएं पढ़ती हूँ ना कि कहानी जैसी कविता लिखी हुई तो वो पढ़ने में मन नहीं लगता। और कुछ लिखती हूँ ना तो बिल्कुल रिदम में लिखती हूँ, और हर विषय पे लिखती हूँ। दादी पे लिखी है, पापा पे लिखी है, मम्मी पे लिखी है, तोते पर भी लिखी है, महिलाओं पर भी लिखी है। जैसे एक मैं 2-4 लाइन बताती हूँ। कदम तो बढ़े थे मेरे पर राह थी तुम्हारी, हर रस्म निभाने में मेरी ज़िंदगी ढल गई सारी। कहते हो तुम मैं सहमी सी लगूं प्यारी, तुम राम की मर्यादा मैं क्यों सीता बेचारी। मैं भरी सभा की पांचाली, तुम दुशासन तुम ही चक्रधारी। तुम सुख को रहे थामे मैं आंसू की अधिकारी, तुम धूप हो प्रखरित मैं यामिनी अंधियारी। तुम बेसब्री का उथलापन मैं भूमि अति भारी, तुम रिश्तों के सोपान बने मैं सहती रही दुश्वारी।
नहीं, नहीं ये नहीं है सच, तुम छोड़ दो खुमारी, तुम सीमित हो मुझ तक पर असीमित है नारी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब अभिव्यक्ति भी वो जो मन को छू जाए, और शब्दों के जरिए आपने अपना जो चिंतन मनन है वो सभी कुछ उस कविता के जरिए कहने की कोशिश की है। धीरे धीरे ये सफ़र और आगे बढ़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स लोगों की अगर हम बात करते हैं, कॉलेज में आप पढ़ते हैं, बीए फाइनल में हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे आपके कस्बाई दोस्त होंगे कि ये लड़की लिख रही है तो अब बड़ी हो गई है, बड़ी राइटर हो गई, बड़े चर्चे हो रहे हैं, तो कभी उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें आती है कि या तो अप्रिशिएट करते हैं या कभी ऐसा लगता है कि नहीं क्या कितना कुछ कर लोगे आप? मेरे स्कूल के बाद से कोई फ्रेंड्स तो रहे नहीं, और फर्स्ट ईयर में थी तो साल भर कोई दोस्त रहा नहीं, बहुत कम कॉलेज वॉलेज गई। सेकेंड ईयर में आई तो एक सहेली बनी मेरी, एक दो दोस्त बने, तो मैंने 3 दोस्त बने वो जो अभी तक है, तो उन तीनों की और मेरी कहानी मैंने अभी जो नई किताब आई है उसकी 5वीं कहानी मैं अधूरे ख्वाब के नाम से, क्योंकि हम लोग एक ही बैकग्राउंड, एक ही फैमिली बैकग्राउंड के, एक ही कस्बे में रहने वाले, एक साथ पढ़ने वाले, तो हम चारों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक ही तरह की बातें हैं, तो उन्हें जोड़कर, और वो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं मुझे, तो उनके बारे में भी लिखा है और हमेशा उनका सपोर्ट रहता है, क्योंकि 2-3 लोग हैं काफ़ी हैं, ज़्यादा दोस्त भी अच्छे नहीं होते। उन्हीं को ढंग से संभाल लें तो शायद हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ सपोर्ट या बहुत अच्छा कुछ हमें मिल जाएगा।